हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स की। इन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स में इंक्लूडेड है वायरोइड्स, वायरसोइड्स एंड प्रायोन्स। आज के वीडियो लेसन में हम इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हमारे अंदर कौन कौन सी डिजीजेस करते हैं। इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर्स में इन पार्टिकल्स से आए हुए क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो लेसन आपकी हेल्प करेगा इन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को अच्छी तरह से समझने में। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वायरोइड्स के बारे में, वायरोइड्स की स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले हमें थोड़ी सी वायरस की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो मैं आपको वायरस की स्ट्रक्चर रिवाइज करा देता हूं। वायरस की स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि वायरस के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे बाहर की तरफ इसमें होता है एनवेलप, एनवेलप के नीचे होता है कैप्सिड और सबसे अंदर की तरफ होता है इसमें न्यूक्लियोइड यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल। इस इमेज में आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर इसका न्यूक्लियोइड है। जो न्यूक्लियोइड है ये डीएनए या आरएनए हो सकता है। न्यूक्लियोइड के चारों तरफ यहाँ पर एक प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड के अंदर छोटी छोटी सब यूनिट्स भी हो सकती हैं जिनको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। और प्रोटीन कोट के बाहर की तरफ सबसे बाहर यानी कि वायरस के अंदर एक एनवेलप होता है। एनवेलप जो होता है वो लाइपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है जिसके अंदर लिपिड्स जो होते हैं वो होस्ट से आते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो वायरस के होते हैं। तो ये वायरस की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है। एनवेलप से यहाँ पर कुछ स्पाइक प्रोटीन्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है वायरोइड्स की। वायरोइड्स में और वायरस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो उन डिफरेंसेस को भी आपको समझना है। वायरोइड्स जो थे इनकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी 1971 में डायनर एंड रेमर ने। डायनर एंड रेमर ने बताया कि कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ आरएनए ही होता है। उन इन्फेक्शियस एजेंट्स को उन्होंने वायरोइड्स कहा। यानी कि वायरोइड्स में और वायरस में ये बड़ा अंतर है कि जो वायरस होता है उसके पास सेंट्रल में जेनेटिक मटेरियल हो सकता है वो आरएनए हो या हो सकता है वो डीएनए हो। उसके साथ ही उसके चारों तरफ यानी न्यूक्लियोइड के चारों तरफ एक वायरस में कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है और उसके बाहर एनवेलप भी हो सकता है। प्लांट वायरसेस के अंदर आपको एनवेलप नहीं मिलेगा लेकिन एनिमल वायरसेस के अंदर आपको एनवेलप भी मिलता है। लेकिन जो वायरोइड्स होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। इसके अलावा ना तो यहाँ पर कैप्सिड प्रोटीन्स होते हैं और ना ही यहाँ पर कोई एनवेलप होता है। तो सिर्फ एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आरएनए का बहुत ही लो मोलिकुलर वेट का मॉलिक्यूल होता है यानी आरएनए का बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। विदाउट प्रोटीन कोट ये होता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है वायरोइड्स की। ऐसी स्ट्रक्चर्स को, ऐसे इन्फेक्टिव पार्टिकल्स को जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होता है उनको हम वायरोइड्स कहते हैं। अब आपको ये चीज याद होगी कि हमने एक टर्म यहाँ पर बनाया हुआ है, एक सिंपल एमनिमोनिक हमने बनाया हुआ है जिससे हमें याद रह जाए चीजें। हमने एमनिमोनिक बनाया था रामनिवास अवस्थी पेड़ लगाता है। रामनिवास अवस्थी में RNA और पेड़ यानी प्लांट्स। तो इससे हमने ये चीज याद की थी कि जो प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर आरएनए होता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो वायरस की इमेज बनी हुई है आप समझिए ये एक प्लांट वायरस है। अब इस प्लांट वायरस के सेंटर में, क्योंकि जितने भी प्लांट वायरस होते हैं उनके पास आरएनए होता है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा। आरएनए के चारों तरफ यहाँ पर कैप्सिड्स हैं और इसके बाहर की तरफ यहाँ पर एनवेलप बना हुआ है। तो ये एक बेसिक प्लांट वायरस है जिसके अंदर सेंटर में आरएनए है। एनवेलप हो सकता है इसके पास ना हो लेकिन आरएनए को घेरे हुए यहाँ पर एक प्रोटीन कोट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन यही प्रोटीन कोट यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है, ये प्रोटीन कोट यहाँ से हट जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेंटर में आरएनए है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं है उसको हम वायरोइड्स कहते हैं। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट वायरसेस के अंदर। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि वायरोइड्स जो होते हैं ये भी प्लांट्स के अंदर ही इन्फेक्शन करते हैं। ये सारी चीज बताने का आपको आशय मेरा यही है कि आपको ये चीज याद रह सके कि वायरोइड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्लांट वायरस के अंदर भी होता है। और यहाँ पर जो वायरोइड्स है सिर्फ उनके पास आरएनए है लो मोलिकुलर वेट का। ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। इनको प्लांट पैथोजेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये मेनली जो डिजीजेस करते हैं वो प्लांट्स के अंदर ही करते हैं। तो यहाँ पर आप एक वायरोइड की इमेज देख रहे हैं। एक आरएनए का स्ट्रैंड है जो कि सर्कुलर है
लो मोलिकुलर वेट के ये होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आरएनए ऑफ वायरॉइड इज ऑफ वेरी लो मोलिकुलर वेट। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो वायरॉइड का आरएनए है वो बहुत ही छोटा सा पार्टिकल होता है। ये जो लाइन मैंने आपको भी बताई है, आरएनए ऑफ वायरॉइड इज ऑफ वेरी लो मोलिकुलर वेट, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आ चुका है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये वायरॉइड्स की बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। अब आपको समझ में आ गया कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड्स जो होते हैं वो वही काम करते हैं जो एक वायरस करता है। ये एक प्लांट की सेल के अंदर जाते हैं, उसकी सारी की सारी सेलुलर मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं और वहां पर अपनी कॉपीज को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये एक आरएनए वायरस है, तो आरएनए से पहले ये डीएनए बनाएगा और फिर ये उस डीएनए को प्लांट के डीएनए के साथ एसोसिएट कर देगा। ये इसी तरह से काम करता है जिस तरह से एक रिट्रोवायरस काम करता है। तो इसको जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी हम इसी को कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इस एंजाइम का नाम भी आप याद रखिएगा। अब इसका इंपैक्ट ये होता है जिस प्लांट के अंदर ये ग्रो कर जाता है उसकी क्रॉप्स को ये पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, पूरी तरह से क्रॉप फेलियर सफर करता है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री यानी पूरी की पूरी क्रॉप को ये बर्बाद कर देता है। क्रॉप फेलियर हमें फेस करना पड़ता है। जो सबसे पहला वायरॉइड था उसको डिस्कवर किया गया था पोटैटो के अंदर और उसका नाम रखा गया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, PSTV इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये शॉर्ट फॉर्म आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि वायरॉइड्स जो होते हैं बहुत ही लो मोलिकुलर वेट के आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, डिजीजेस करते हैं। ज्यादातर इनसे जो डिजीजेज होती हैं वो प्लांट्स के अंदर होती है। सबसे पहले जिस वायरॉइड को डिस्कवर किया गया उसका नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। इसका नाम पोटैटो स्पिंडल इसलिए रखा गया, यहाँ पर आप देखिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल पोटैटो है और ये जो पोटैटो आप देख रहे हैं इसका जो ट्यूबर है इसकी लेंथ बढ़ गई है। यानी कि जो ट्यूबर होता है पोटैटो का इस डिजीज में, उसकी जो शेप होती है, जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिजीज हो जाता है और वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला इसका सिम्टम ये दिखाई देता है कि जो ट्यूबर की शेप होती है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो वायरॉइड्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी डिजीज पोटैटो के अंदर ही करते हैं। पोटैटो के अलावा ये टोमेटो, कुकम्बर, क्रिसैंथेमम, कोकोनट, एवोकाडो वगैरह में भी डिजीजेस कर सकते हैं। तो वायरॉइड्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। वायरॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी तक आप समझ गए होंगे। वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ आरएनए होता है। ये स्मॉलेस्ट नोन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि वायरस से भी छोटे हैं। आरएनए है बहुत ही लो मोलिकुलर वेट का, तो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं ये जो बीमारी कर सकते हैं। इनके अंदर आरएनए है और ये सिर्फ प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, यानी प्लांट्स की ही सेल्स के अंदर ये ग्रो करते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं ये कनेक्शंस होते हैं दो प्लांट सेल्स के बीच में, यानी ये दो प्लांट सेल्स है और इनके बीच में यहाँ पर ये आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये वायरॉइड्स एक सेल से दूसरी सेल में पहुंच जाते हैं और इसी तरह से फ्लोएम के थ्रू ये पूरे के पूरे प्लांट में नीचे से ऊपर तक पहुंच जाते हैं। पूरे के पूरे प्लांट में ये अपना इन्फेक्शन कर देते हैं। वायरॉइड्स जो होते हैं वो ट्यूबर इलोंगेशन करते हैं। अभी आपने देखा कि पोटैटो के अंदर इन्होंने ट्यूबर की लंबाई को बढ़ा दिया था। स्टंटिंग करते हैं यानी कि ये उसकी जो ग्रोथ होते हैं उसको रोक देते हैं। और लीफ एपिनेस्टी ये करते हैं। लीफ एपिनेस्टी का मतलब होता है कि जिस प्लांट के अंदर वायरॉइड्स का इन्फेक्शन होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो मुरझाना स्टार्ट हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर डिजीजेस के जो वायरॉइड्स से होती हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला नाम तो अभी आपने पढ़ ही लिया है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सेकंड वन इज सिट्रस एक्सोकॉर्टिस एंड थर्ड वन इज क्रिसैंथेमम स्टंट डिजीज। अगर आपको ये डिजीज याद नहीं रहती है तो आप सबसे पहली डिजीज दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए काफी होगी ये समझने के लिए कि वायरॉइड से जो बीमारी फैलती है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। इसी में इनको डिस्कवर किया था। तो ये होते हैं वायरॉइड्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं वायरुसॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स और वायरुसॉइड्स
नाम्स में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वायरोसोर्स को समझने के लिए आपको हेल्पर वायरस और सैटेलाइट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हेल्पर वायरस के नाम से ही आप समझ गए कि ये ऐसा वायरस है जो दूसरे वायरस की हेल्प करता है। तो वायरस के बारे में जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसमें आप ये तो जान ही चुके हैं कि वायरस जो होता है एक नॉन लिविंग पार्टिकल होता है सेल के बाहर, और जैसे ये सेल के अंदर जाता है तो उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि सेल की जो मशीनरी होती है उसको ये यूटिलाइज कर लेता है और अपने लिए एंजाइम्स, अपने लिए डीएनए, अपनी कॉपीज वगैरह बनवा लेता है। तो ये जो वायरस का बेसिक फंक्शन होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि वो एक सेल के अंदर चले गए हैं, सेल के अंदर उन्होंने एंट्री ले ली है, लेकिन वहां पर जाकर के वो अपना रेप्लिकेशन वगैरह का काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनका कोई ना कोई सहयोगी या कोई दूसरा वायरस सेल के अंदर उनको मिल जाता है जो उनकी हेल्प कर देता है उनके लिए डीएनए वगैरह को सिंथेसाइज कराने में। तो ऐसे वायरस को जो अपने दूसरे वायरस की हेल्प कर रहा है उसको हम बोलते हैं हेल्पर वायरस। यानी कि जैसे कि आप क्लास में जाते हैं, आपके पास इरेजर शार्पनर वगैरह नहीं है, आप अपने किसी फ्रेंड की मदद लेते हैं, आप अपने फ्रेंड से इरेजर शार्पनर वगैरह ले लेते हैं। तो जो फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है वो आपके लिए हेल्पर की तरह से काम कर रहा है, वो आपको आपका वर्क करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक वायरस ऐसा होता है जो दूसरे वायरस को इन्फेक्ट करने में, ग्रो करने में मदद करता है। ऐसे वायरस को हम हेल्पर वायरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेपेटाइटिस बी एक डिजीज होती है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो मदद करता है हेपेटाइटिस डी के वायरस को फैलने में। हेपेटाइटिस डी का जो वायरस है, अगर ये अपने लिए आरएनए, प्रोटीन्स, डीएनए, जितनी भी चीजें इसको चाहिए नहीं बना पा रहा है, तो हेपेटाइटिस डी की मदद कौन करेगा? हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी मदद कर देता है और हेपेटाइटिस डी भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपने समझ लिया कि जो हेपेटाइटिस डी है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है हेपेटाइटिस बी पर। तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस हो गया वो तो हो गया हेल्पर वायरस, और जो हेपेटाइटिस डी है ये हो गया सैटेलाइट वायरस। इसको हम कहते हैं सैटेलाइट वायरस। अब सैटेलाइट वायरस क्यों कहते हैं आपने देखा होगा। अब हम थोड़ी सी ज्योग्राफी में पहुंच जाते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं अर्थ से लगातार बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेजते रहते हैं। सैटेलाइट जो होता है फ्रीली हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। अब हमारी अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा भी घूमता है, लेकिन चंद्रमा हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो सैटेलाइट है वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और उसको हमने भेजा है, तो उसका नियंत्रण हमारे हाथ में है। इसी तरह से जो सैटेलाइट वायरस होता है उसका पूरा का पूरा नियंत्रण जो होता है वो हेल्पर वायरस के हाथ में होता है। अगर हेल्पर वायरस चाहता है तो उसकी मदद कर देता है, और अगर हेल्पर वायरस नहीं चाहता है तो सैटेलाइट वायरस की मदद नहीं करता है। तो ये बात हो गई हेल्पर वायरस और सैटेलाइट वायरस की। अब हम पढ़ते हैं वायरोसोर्स को। वायरोसोर्स जो होते हैं वो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज होते हैं। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरोइड्स भी होते हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एस लगाया हुआ है, इसका क्या लाभ हुआ है अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। कुछ आरएनए के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एक सेल में जाते हैं, वहां पर इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सेल के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए उनको जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, यानी उनको अपना रेप्लिकेशन करने के लिए, अपनी कॉपी बनाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है, उनमें से कोई भी चीज इनके पास नहीं होती है। ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, अपना काम ये अपने आप नहीं कर सकते हैं। अब जो वायरोसोइड्स होते हैं ये ढूंढते हैं किसी दूसरे हेल्पर को जो उनकी मदद कर दे, और कुछ हेल्पर वायरस जो होते हैं वो उनकी मदद कर देते हैं, और उनकी मदद से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज है ये अपने लिए कोड्स वगैरह भी बनवा लेते हैं। कोड्स कैसे इनको मिलता है? जो हेल्पर वायरस होता है वो अपना ही कोड इनको प्रोवाइड करा देता है, कि यानी कि जो कैप्सिड इसने अपने लिए सिंथेसाइज किया है वही कैप्सिड वो इनको दे देता है, और इसी के अंदर इनका जो आरएनए है वो एंटर कर जाता है। यानी कि ये एक कैप्सिड में बना देता हूं। यहाँ पर ये कैप्सिड बनाया था हेल्पर वायरस ने, ये हेल्पर वायरस ने बनाया था अपने लिए। इसकी एक कॉपी हेल्पर वायरस ने और बना दी है, और इसकी जो कॉपी है इसके अंदर यहाँ पर आरएनए का एक मॉलिक्यूल चला गया है जो कि यहाँ पर था सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम बोलते हैं वायरोसोइड्स। तो अब वायरोसोइड्स में और वायरोइड्स में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर आप ये समझिए। वायरोसोइड्स जो होते हैं वायरोइड्स के सिमिलर होते हैं इस वे में कि वो रेप्लिकेशन कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट ये होते हैं कि इनके पास प्रोटीन कोट होता है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो वायरोसोइड्स होते हैं वो आरएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास एक प्रोटीन कोट भी होता है। लेकिन वायरोसोइड्स जो है वो वायरस से डिफरेंट है, क्योंकि वायरस के पास जो प्रोटीन कोट है वो उसने खुद सिंथेसाइज किया है, लेकिन वायरोसोइड्स ने जो है अपना प्रोटीन कोट है ये हेल्पर
वायरस से सिंथेसाइज करा है। तो वायरोइड्स में और वायरस में जो अंतर है अभी तक आप वो समझ गए होंगे, क्योंकि जो वायरोइड्स हैं ये हेल्पर वायरस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, इसलिए इनको सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप वायरोइड्स और वायरोइड्स के अंदर जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ गए होंगे। ये मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। वायरस की बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सेंट्रल में एक न्यूक्लियोइड होता है, उसके पास डीएनए या आरएनए में से कोई भी एक हो सकता है, और उसके चारों तरफ प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड को वो खुद सिंथेसाइज कराता है एक लिविंग सेल के अंदर जा करके। अब उसके बाद में हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है, उनके पास सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं वायरोइड्स। अब यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे भी आरएनए पार्टिकल्स होते हैं जो एक सेल के अंदर जाते हैं और अपने लिए एक कोट की फॉर्मेशन कराते हैं, लेकिन अपने लिए कोट को वो खुद नहीं बना पाते हैं। प्रोटीन कोट वो किसी दूसरे वायरस से बनवाते हैं। जिस वायरस से ये अपने लिए प्रोटीन कोट बनवाते हैं उसको हम बोलते हैं हेल्पर वायरस। और इन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स को जो हेल्पर वायरस से बनवा करके अपने लिए प्रोटीन कोट तैयार करा लेते हैं, इनको हम बोलते हैं वायरोइड्स। तो वायरोइड्स बेसिकली वायरोइड्स ही हैं जिन्होंने अपने लिए प्रोटीन कोट हेल्पर वायरस से बनवा लिया है। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं प्रियोन्स के बारे में। प्रियोन्स की डिस्कवरी की थी प्रुजनर ने बताया था कि प्रियोन्स जो होते हैं वो डिजीज कोजिंग एजेंट्स होते हैं और ह्यूमंस के अंदर ये कई घातक बीमारियां कर सकते हैं। अब प्रियोन्स के अंदर यहाँ जो पी बना हुआ है इससे ही आप समझ जाइए कि जो प्रियोन्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये सिर्फ सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे अंदर बीमारियां करते हैं। एबनॉर्मल सेलुलर प्रोटीन्स इनको आप बोल सकते हैं, यानी कि एक सेल ने हमारे लिए कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन की, लेकिन उस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो गई है, उसकी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल गई है और वो प्रोटीन ही हमारे अंदर बीमारियां करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट जो हमारे अंदर डिजीज कर सकता है उसको हम बोलते हैं प्रियोन्स। तो प्रियोन्स के पी से आप याद रखिएगा, प्रियोन्स आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जितने भी प्रियोन्स होते हैं उनके द्वारा जो डिजीजेज होती है उनको न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज कहते हैं, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा जाकर के अटैक करते हैं और हमारा नर्वस सिस्टम बर्बाद कर देते हैं। इनसे जो डिजीजेज होती हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में ही हो सकती है। इनका जो इफेक्ट होता है बहुत ही लंबे टाइम पर इनका इफेक्ट दिखाई देता है, बहुत ही स्लो ये ग्रो करते हैं, यानी कि एक इन्फेक्शियस प्रियोन आपके अंदर चला गया है 10-15 सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और बहुत टाइम बाद जाकर वो अपना इफेक्ट दिखाता है। इसी वजह से इनको स्लो वायरस भी कहा जाता है। स्लो वायरस कहने का मतलब इनको यही है कि ये बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10-10 साल तक हो सकता है। अब बहुत सारी बीमारियां ये कर देते हैं। हमारे अंदर जो बीमारी प्रियोन्स से होती है उसका नाम होता है कुरू डिजीज। कुरू डिजीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिजीज है। कुरू डिजीज किससे होती है, कौन इसका कोजल रिस्पॉन्सिबल एजेंट है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो कुरू डिजीज को करते हैं प्रियोन्स जो कि होते हैं एबनॉर्मल सेलुलर प्रोटीन्स। और जो कुरू डिजीज होती है इसमें होती है लाफिंग डेथ, यानी कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से तरीके से काम नहीं करता है, उसका अपने दिमाग से नियंत्रण खत्म हो जाता है और वो कभी हंसने लगता है, पागलों की तरह से बहुत देर तक हंसता रहता है, उसको दौरे पड़ते हैं, ट्रेमर्स आते हैं बॉडी, यानी कपकपी आती है बॉडी के अंदर, फीवर होता है और इसी तरह से जो हंसी के दौरे उसको पड़ते हैं उन्हीं से उसकी मौत हो जाती है। ये डिजीज होती है, इसमें जो आते हैं फिट्स ऑफ लाफ्टर इसमें आते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है जिसके अंदर ये डिजीज होती है वो बार बार हंसता रहता है और उसको हंसी के दौरे आते हैं। तो ये इसका मेन सिम्टम होता है, इसी वजह से इसको हम लाफिंग डेथ भी को कहते हैं। ब्रेन से उसका नियंत्रण चला जाता है, ब्रेन डिजेनरेट हो जाता है, धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये डिजीज होती है कुरू डिजीज, इसको होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल में शो होने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाता है, 10-10 साल तक लग जाते हैं। ये ब्रेन के अंदर बीमारी होती है और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में आने से ही फैलता है, यानी कोई इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू है उससे जो प्रियोन्स है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर अगर चले जाते हैं तो ये डिजीज होती है। इसके अलावा जो
प्रियोन्स होते हैं वो कई एनिमल्स में भी डिजीज करते हैं, जैसे एक डिजीज ये करते हैं स्क्रैपी डिजीज जो होती है शीप और गोट के अंदर। शीप और जो गोट होते हैं इन दोनों के अंदर भी इसी टाइप की डिजीज होती है। इनको रास्ते का ज्ञान नहीं रहता है। ये दोनों जो शीप और गोट होती है उनके दिमाग पे ये जो प्रियोन्स होते हैं ये असर करते हैं और वो इधर उधर सर मारने लगती है। उनको प्रॉपर रास्ते में सामने क्या है क्या नहीं है वो इनको कोई नॉलेज नहीं रहती है। यानी एक तरह से जो भी इंडिविजुअल जिसके अंदर प्रियोन्स एंटर करते हैं वो पागल सा हो जाता है। इसी वजह से काऊ के अंदर इस डिजीज को मैड काऊ डिजीज भी कहते हैं। तो मैड काऊ डिजीज के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल प्रियोन्स ही होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। अभी तक इनका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं होता है। तो ये प्रियोन्स होते हैं हमारे अंदर, ये क्रू या लाफिंग डेथ करते हैं, स्क्रैपी करते हैं या शीप एंड गोट के अंदर, एंड मैड काऊ करते हैं ये काऊ के अंदर। तो ये हो गए प्रियोन्स में। अब हम पढ़ते हैं इंटरफेरोन्स के बारे में। इंटरफेरोन्स कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। इंटरफेरोन्स कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल्स नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पर मैंने इनको ऐड कर दिया है जिससे इनके बारे में भी आप जान सके। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो इंटरफेरोन्स बनाना शुरू करती हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल से होते हैं और वायरस के अगेंस्ट ये काम करते हैं। और अगर किसी इंसान के अंदर इंटरफेरोन्स बन जाते हैं एक बार, तो फिर से अगर कभी बाद में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये इंटरफेरोन्स उस इंडिविजुअल को वायरस इन्फेक्शन से बचा देते हैं। तो इस फिनोमेना को हम वायरल इंटरफेरेंस कहते हैं, क्योंकि वायरस की एक्टिविटीज में ये इंटरफेयर करते हैं, उसको रेप्लिकेट नहीं करने देते हैं, उसका रेप्लिकेशन रोक देते हैं, इसलिए इनको इंटरफेरोन्स कहा जाता है। इंटरफेरोन्स भी लो मोलिकुलर वेट के प्रोटीन्स ही होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन ही है कभी हमारे अंदर बीमारी कर रहा है और कहां पर हमें ये वायरस के बीमारियों से भी बचा रहा है। इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज से डिफरेंट होते हैं। अब एंटीबायोटिक्स का यूज हम नहीं कर सकते हैं एक वायरस के अगेंस्ट, उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम दूसरे सब्सटेंसेस या दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। आपको याद होगा कि हमने फंजाई में भी ये पढ़ा है कि एक बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। इसको हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होते हैं इसको हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज करते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर ये जो क्रॉस लिंकिंग होते हैं यहाँ पर नैग और नैम सब यूनिट्स के बीच में, ये वाली इस क्रॉस लिंकिंग को अटैक करती है और इसको ब्रेक डाउन कर देती है। जो सेल वॉल होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई, उसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है उसके अंदर जो नैग और नैम सब यूनिट्स होती हैं, नैग और नैम की बनी हुई जो चेन्स होती हैं, वो चेन्स आपस में जिन प्रोटीन्स की हेल्प से लिंक्ड रहती है उन प्रोटीन्स को एंटीबायोटिक्स ब्रेक डाउन कर देती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक्स काम क्या करती है। एंटीबायोटिक्स नैग नैम की जो चेन्स होती है उनके बीच में जो प्रोटीन्स की लिंकिंग होती है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल की जो है डेथ हो जाती है, यानी सेल वॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। लेकिन वायरस के अंदर कोई भी टाइप की सेल वॉल आपने नहीं देखी, सेल वॉल जैसी कोई भी स्ट्रक्चर वायरस के अंदर नहीं होती है। इसी वजह से कोई भी एंटीबायोटिक वायरस पर इफेक्टिव नहीं होती है। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक्स लेते रहिए, आपके ऊपर एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करेगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई इन्फेक्शन आपको हो जाता है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि आपको कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से वो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ना कि इस वजह से कि आपका जो वायरल है वो ठीक हो जाए। तो आप ये समझ लीजिएगा कि एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी वायरस के ऊपर, क्योंकि वायरस के ऊपर सेल वॉल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स वर्क करती है सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर, क्योंकि बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी सेल वॉल होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है पेंटाग्लाइसिन की, उसको ये ब्रेक डाउन कर देती है। अब हम क्या यूज करें वायरस के लिए, क्या ऐसी चीज है जो वायरस के अगेंस्ट काम आ सकती है। तो वायरस के अगेंस्ट काम आने वाली चीज होती है इंटरफेरोन्स, जो हमारी सेल में अपने आप बनते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज, जैसे वायरस का इन्फेक्शन होता है एंटीबॉडीज हमारे अंदर बनते हैं, वो भी हमें वायरस से प्रोटेक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज को कलेक्ट करके ही हम वैक्सीन्स तैयार करते हैं। वैक्सीन्स भी वायरस के अगेंस्ट
इफेक्टिव होती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले जब कोरोना वायरस फैला था तब आपने हैंड सैनिटाइजर का बहुत यूज किया होगा। ये भी आपने समझा होगा कि हैंड सैनिटाइजर जो होता है वो वायरस को मार देता है। तो वो कैसे करता है वो भी हम समझ लेते हैं। हैंड सैनिटाइजर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, या तो इसके अंदर होगा एथेनॉल 60 to 85%, या फिर होगा आइसोप्रोपेनॉल, या फिर होगा एन-प्रोपेनॉल। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनमें से कोई भी एक सैनिटाइजर के अंदर डाल दिया जाता है। ये सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं ये अल्कोहल्स होते हैं, और ये जो अल्कोहल्स होते हैं, जो ये वायरस का सबसे बाहर एनवेलप होता है लाइपोप्रोटीन्स का बना हुआ, उसके प्रोटीन्स को ये बर्बाद कर देते हैं। यानी सबसे पहले इसका जो एनवेलप होता है, एनवेलप के ऊपर ये अटैक करता है सैनिटाइजर और एनवेलप को ब्रेक डाउन करता है। जैसे एनवेलप ब्रेक डाउन होता है, इसका जो कैप्सिड होता है प्रोटीन्स का बना हुआ वो एक्सपोज हो जाता है। कैप्सिड के ऊपर ये पहुंचता है, वहां पर भी जो प्रोटीन कोट है फिर ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से इसका जो कैप्सिड है ये इसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका डीएनए है जो बच जाता है, डीएनए या आरएनए जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है और एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसी वजह से एक अच्छा हैंड सैनिटाइजर वायरस के लिए, वायरस के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कुछ इन्फेक्शियस पार्टिकल्स के बारे में और वायरस के अगेंस्ट सैनिटाइजर्स के यूज के बारे में। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई आपको डाउट है, कोई चीज आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।